मोइस का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने जमीन पर पड़ा हुआ अपने भाई का बैग उठाकर दूर उछाल दिया। एक लम्हे के इंतजार किए बगैर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से मोइस की टांग पर ठोकर मार दी। जवाबन उसने पूरी कुव्वत से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा जो उसकी नाक पर लगा। अगले ही लम्हे उसकी नाक से खून टपकने लगा। इतने शदीद हमले के बावजूद उसके हलक से कोई आवाज नहीं निकली थी। उसने मोइस की टाई खींचते हुए उसका गला दबाने की कोशिश की। मोइस ने जवाबन उसकी शर्ट को कॉलर से खींचा। उसे शर्ट के फटने की आवाज आई। उसने पूरी कुव्वत से अपने छोटे भाई के पेट में मुक्का मारा। उसके भाई के हाथ से उसकी टाई निकल गई। ठहरो, मैं तुम्हें अब तुम्हारा हाथ तोड़कर दिखाता हूं। मोइस ने उसे गालियां देते हुए लाउंज के कोने में पड़े हुए एक रैकेट को उठा लिया। अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रैकेट उसके भाई के हाथ में था। उसने पूरी कुव्वत से घुमाकर इतनी बर्क रफ्तारी के साथ उस रैकेट को मोइस के पेट पर मारा कि वो संभल या खुद को बचा भी ना सका। उसने यके बाद दीगरे उसकी कमर और टांग पर रैकेट बरसा दिए। अंदर से उन दोनों का बड़ा भाई इश्तिआल के आलम में बाहर लाउंज में आ गया। क्या तकलीफ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। उसको देखते ही छोटे भाई ने उठा हुआ रैकेट नीचे कर लिया था। और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई को मारते हो? उसकी नजर अब उसके हाथ में पकड़े रैकेट पर गई। नहीं आती, उसने बड़ी ढिठाई के साथ कहते हुए रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मोइस ने बुलंद आवाज में सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। श्योर, व्हाई नॉट? एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुककर उसने मोइस से कहा, अगली बार तुम बैट लेकर आना। टेनिस रैकेट से कुछ मजा नहीं आया, तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी। मोइस को इश्तियाल आ गया, तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीनन टूट गई होगी। मोइस गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा जहां कुछ देर पहले वो खड़ा था। मिसेस समांथा रिचर्ड्स ने दूसरी रॉ में खिड़की के साथ पहली कुर्सी पर बैठे हुए उस लड़के को चौथी बार घूरा। वो उस वक्त भी बड़ी बेनियाजी से खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। वक्तन फवक्तन वो बाहर से नजरें हटाता, एक नजर मिसेस समांथा को देखता, उसके बाद फिर उसी तरह बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के एक गैर मुल्की स्कूल में वो आज पहले दिन इस क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आई थी। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थी और कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद अपने शौहर के साथ आई थी। टीचिंग उनका प्रोफेशन था और जिस मुल्क में उनके शौहर की पोस्टिंग हुई वो वहां सिफारत खाने से मुंसलिक स्कूल्स में पढ़ाती रहीं। इससे पहले बायोलॉजी पढ़ाने वाली टीचर मिसेस मैरिन की स्कीम ऑफ वर्क को ही जारी रखते हुए उन्होंने क्लास के साथ कुछ इब्तिदाई तारुफ और गुफ्तगू के बाद दिल और निज़ाम दौरान खून की डायग्राम राइटिंग बोर्ड पर बनाते हुए उसे समझाना शुरू किया। डायग्राम की वजाहत करते हुए उन्होंने उस लड़के को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी नजरें उस लड़के पर मरकूज रखते हुए उन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया। क्लास में यकदम खामोशी सी छा गई। उस लड़के ने सर घुमाकर अंदर देखा। मिसेस समांथा रिचर्ड से उसकी नजरें मिली। मिसेस समांथा मुस्कुराई और एक बार फिर उन्होंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। कुछ देर तक उन्होंने इसी तरह बोलते हुए अपनी नजरें उस लड़के पर रखी जो अब अपने सामने पड़ी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था। उसके बाद मिसेस समांथा ने अपनी तवज्जो क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स पर मरकूज कर ली। उनका ख्याल था कि वो खासा शर्मिंदा हो चुका है, दोबारा बाहर नहीं देखेगा। मगर सिर्फ 2 मिनट बाद ही उन्होंने उसे एक बार फिर खिड़की से बाहर मुतवज्जो देखा। वो एक बार फिर बोलते बोलते खामोश हो गई। बिला तवक्कुफ उस लड़के ने गर्दन मोड़कर फिर उनकी तरफ देखा। इस बार मिसेस समांथा मुस्कुराई नहीं, बल्कि कदर संजीदगी से उसे देखते हुए एक बार फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद उन्होंने राइटिंग बोर्ड को देखने के बाद दोबारा उस लड़के को देखा तो वो एक बार फिर खिड़की से बाहर कुछ देखने में मसरूफ था। इस बार गैर महसूस तौर पर उनके चेहरे पर कुछ नाराजगी नमूदार हुई और वो कुछ झुंझलाते हुए खामोश हुई। और उनके खामोश होते ही उस लड़के ने खिड़की के बाहर से अपनी नजरें हटाकर उनकी तरफ देखा। इस बार उस लड़के के माथे पर भी कुछ शिकने थी। एक नजर मिसेस समांथा को नागवारी से देखकर वो एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। इसका अंदाजा इस कदर तौहीन आमेज था कि मिसेस समांथा रिचर्ड्स का चेहरा सुर्ख हो गया।
सालार, तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। नथिंग, एक लफ्जी जवाब आया। वो अब चुपती हुई नजरों से उन्हें देख रहा था। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रही हूं? होप सो, उसने इतने रूड अंदाज में कहा कि समांथा रिचर्ड्स ने एकदम हाथ में पकड़ा हुआ मारकर कैप से बंद करके टेबल पर फेंक दिया। ये बात है तो फिर यहां आओ और ये डायग्राम बनाकर इसको लेबल करो, उन्होंने स्पंज के साथ राइटिंग बोर्ड को साफ करते हुए कहा। यह के बाद दीगर लड़के के चेहरे पर कई रंग आए। उन्होंने क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स को आपस में नजरों का तबादला करते हुए देखा। वो लड़का अब सर्द नजरों के साथ समांथा रिचर्ड्स को देख रहा था। जैसे ही उन्होंने राइटिंग बोर्ड से आखिरी निशान साफ किया, वो अपनी कुर्सी से एक झटके के साथ उठा। तेज कदमों के साथ उसने टेबल पर पड़ा हुआ मार्कर उठाया और बर्क रफ्तारी के साथ राइटिंग बोर्ड पर डायग्राम बनाने लगा। पूरे 2 मिनट 57 सेकंड्स के बाद उसने मार्कर पर कैप लगाकर उसे मेज पर उसी अंदाज में उछाला जिस अंदाज में समांथा रिचर्ड्स ने उछाला था, और समांथा की तरफ देखे बगैर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मिसेस रिचर्ड ने उसे मारकर उछालते या अपनी कुर्सी की तरफ जाते नहीं देखा। वो बेयकीनी के आलम में राइटिंग बोर्ड पर 3 मिनट से भी कम अरसे में बनाए जाने वाली इस लेबल्ड डायग्राम को देख रही थी, जिसे बनाने में उन्होंने 10 मिनट लिए थे, और वो उनकी डायग्राम से ज्यादा अच्छी थी। वो कहीं भी मामूली सी गलती भी नहीं ढूंढ सकी। कुछ खफीफ सी होते हुए उन्होंने गर्दन मोड़कर एक बार फिर उस लड़के को देखा। वो फिर खिड़की से बाहर देख रहा था। वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अंदर से इमामा की आवाज आई। कौन है? इमामा, मैं हूं, दरवाजा खोलो, वसीम ने दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज सुनाई थी। वसीम ने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर दरवाजा खोल दिया। इमामा उसकी जानिब पुश्त किए अपने बेड की तरफ बढ़ी। तुम्हें इस वक्त क्या काम आन पड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? अभी तो 10 बजे हैं, वसीम कमरे में दाखिल होते हुए बोला। बस नींद आ रही थी मुझे। वो बेड पर बैठ गई। वसीम उसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी? बेख्तियार उसके मुंह से निकला। इमामा की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी और वो उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं, रो नहीं रही थी, बस सर में कुछ दर्द हो रहा था। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने उसके पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। कहीं बुखार तो नहीं है? उसने कुछ तशवीश भरे अंदाज में कहा और फिर हाथ छोड़ दिया। बुखार तो नहीं है, तो फिर तुम कोई टैबलेट ले लेती। मैं ले चुकी हूं। अच्छा, तुम सो जाओ, मैं बातें करने आया था, मगर अब इस हालत में क्या बातें करूंगा तुमसे, वसीम ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इमामा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी उठकर उसके पीछे गई और वसीम के बाहर निकलते ही उसने दरवाजे को फिर लॉक कर लिया। बेड पर औंधे मुंह लेटकर उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। वो एक बार फिर हिचकियों के साथ रो रही थी। 13 साल का वो लड़का उस वक्त टीवी पर म्यूजिक शो देखने में मसरूफ था जब तैयबा ने अंदर झांका। बेयकीनी से उन्होंने अपने बेटे को देखा और फिर कुछ नाराजगी के आलम में अंदर चली गई। ये क्या हो रहा है? उन्होंने अंदर आते ही कहा। टीवी देख रहा हूं। उसने टीवी से नजरें नहीं हटाई। टीवी देख रहा हूं? फॉर गॉड सेक, तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं? तैयबा ने उसके सामने आते हुए कहा। सो व्हाट? उस लड़के ने इस बार कुछ खफगी से कहा। सो व्हाट? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में किताबों के दरमियान होना चाहिए, ना कि यहां इस बेहुदा शो के सामने, तैयबा ने डांटा। मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूं, आप सामने से हट जाएं। उसके लहजे में नागवारी थी। फिर भी उठो और अंदर जाकर पढ़ो, तैयबा ने इस तरह खड़े खड़े उससे कहा। ना मैं यहां से उठूंगा ना अंदर जाकर पढ़ूंगा। मेरी स्टडीज और पेपर्स मेरा मसला है, आपका नहीं। अगर तुम्हें इतनी परवाह होती स्टडीज की तो इस वक्त तुम यहां बैठे होते। स्टेप असाइड। उसने तैयबा के जुमले को नजरअंदाज करते हुए बड़ी बदतमीजी के साथ साथ हाथ के इशारे से कहा। आज तुम्हारे पापा आ जाए तो मैं उनसे बात करती हूं। तैयबा ने उसे धमकाने की कोशिश की। अभी बात कर लें, क्या होगा? पापा क्या कर लेंगे? जब मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे जितनी तैयारी करनी है मैंने कर ली है, तो फिर आपको क्या मसला है? ये तुम्हारे सालाना इम्तिहान है, तुम्हें एहसास होना चाहिए इस बात का। तैयबा ने यकदम अपने लहजे को नरम करते हुए कहा। मैं कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं हूं कि मेरे आगे पीछे फिरना पड़े आपको। मैं अपने मामलात में आपसे ज्यादा समझदार हूं, इसलिए 3rd क्लास किस्म के जुमले मुझसे ना बोला करें। एग्जाम्स हो रहे हैं, स्टडीज पर ध्यान दो। इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगी। व्हाट अ रबिश। वो बात करते करते गुस्से में सोफे से उठकर खड़ा हो गया। हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट उसने पूरी कुव्वत से सामने वाली दीवार पर दे मारा और पांव पटकता हुआ कमरे से निकल गया।